हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की, भाग 17। 7 साल बाद जयपुर, जयचंदपुरा गांव। मम्मा, मुझे नहीं जाना स्कूल। वो रोते हुए बोली। नहीं बेटा, आप अच्छे बच्चे हो ना। अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं बिना जिद किए। चलो अब जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ। उसने अपनी बेटी राशि को पुचकारते हुए कहा। राशि ने मुंह बनाकर कहा, आप बहुत गन्नी हो। रोज मुझे बहला फुसलाकर स्कूल भेज देती हो। गन्नी मम्मा। उसने मुस्कुराते हुए राशि के बैग में बुक रखी और साथ में पैक किया हुआ टिफिन रखकर राशि के पास आकर खड़ी हो गई। राशि ने अभी तक नाश्ता शुरू भी नहीं किया था तो उसने आंखें दिखाते हुए नाश्ते की ओर इशारा किया, जिससे राशि ने पराठा उठाया और उसे रोल करके हाथ में लेकर कुर्सी से उतरते हुए बोली, चलिए मालकिन। मालकिन सुनकर वो कुछ पलों के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर झटका और राशि का दूसरा हाथ पकड़कर चलने लगी। गांव में बसा एक छोटा सा घर, जिसमें 2 कमरे और एक किचन था। आगे एक छोटा सा आंगन था। चूंकि घर छोटा था, लेकिन ये बिल्कुल शहरों की तरह सजा हुआ और करीने से सजी डाइनिंग टेबल और सोफे रखे थे। राशि ने अपना पराठा खत्म किया और अपने हाथ को अपनी माँ की साड़ी के पल्लू से पोंछ दिया, जिस पर उसकी माँ ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मानो ये उसका रोज का काम हो। दोनों माँ बेटी अपने घर के मेन दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक स्कूल बस आई, जिसमें उसे राशि को बिठाया और उसे बाय बोलकर वापस अपने घर में आ गई। उसने डाइनिंग टेबल को साफ किया और फिर से किचन में जाकर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगी। कुछ ही देर में उसने रोटियां सेकी और उन्हें भी टिफिन में पैक करके घर के दोनों कमरों को लॉक किया और खाने का टिफिन लेकर घर से बाहर आ गई। उसने घर के मेन दरवाजे पर भी लॉक लगा दिया और चली गई। मुंबई में बस भी करो रजत। 7 साल हो गए तुम्हें उसे ढूंढते हुए, वो नहीं मिली। तुम क्यों पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया हो, भगवान ना करे। लेकिन बस जूही, रजत ने उस लड़की को चुप कराते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरे दादाजी की रिश्तेदार में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। वरना तुम भी जानती हो, खुशी के बारे में कोई बोलता है तो मैं उसका क्या हश्न करता हूँ। इसीलिए अपनी हद में रहकर बोलो, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगी। और मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। राजवीर अंकल की रिश्तेदार भले ही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता तुम्हारी वो पत्नी कितनी महान थी या कितनी अच्छी थी, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रही है और ये मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। जूही ने हाथ बांधते हुए कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अब कभी मेरे सामने नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसके साथ वो किया है। जो रजत के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। जूही ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रजत, कब तक ऐसे रहेगा? तुझे नहीं लगता तुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? रजत ने जूही को दयनीय भाव से देखा और सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं जब तक खुशी को ढूंढ कर उससे माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक तो मैं मर भी नहीं सकता। न जाने वो कहाँ होगी। जूही ने अब कुछ नहीं कहा। तभी एक लड़का हाथ में कुछ फाइलें लिए रजत के पास आकर बोला, सर, इन फाइलों पर आपके सिग्नेचर चाहिए। रजत ने बिना देखे उसे फाइल्स ली और उन्हें पढ़ते हुए साइन करते हुए कुछ कहने वाला ही था कि लड़का बोला, उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है सर। रजत जो कुछ कहने जा रहा था, उसके शब्द एक बार फिर मुंह में ही रुक गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बहुत ज्यादा मात्रा में गुस्सा करने वाला इंसान इस कदर शांत हो चुका था कि उसे अब किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड़का फाइल लेकर जाने लगा तो रजत ने उदासी से कहा, रवि, मैं 7 सालों से यही सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझे कभी ये कहोगे कि वो मिल गई है? लड़का, जिसका नाम रवि था, उसने सिर झुकाकर कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन हमने मुंबई का एक एक घर छान मारा, वो कहीं नहीं है। आसपास भी हर जगह देखा, लेकिन रजत ने गर्दन हिलाई तो लड़का चला गया। उसके जाते ही जूही बोल पड़ी, रजत, कहीं वो मुंबई में हो ही ना।
हो सकता है वो अपने किसी जानकार के पास चली गई हो। रजत ने उदासी से मुस्कुराकर कहा, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं ढूंढा होगा? मैंने हर वो घर तलाशा है जहाँ मुझे उसके होने की एक उम्मीद भी दिखाई गई थी, लेकिन मैं हार गया। मैं सबसे हार गया। मैं बस एक बार उसके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मुझे कभी माफ़ तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे मरने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ। जूही ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। रजत उठा और अपने कमरे में चला गया। अब वो अधिकतर अपने कमरे में ही रहता था, जिसमें उसने अपनी और खुशी की फोटोज और फ्रेम में लगवा कर हर दीवार पर लगाया था। पूरा कमरा उसकी और खुशी की फोटोज से भरा हुआ था। रजत आकर बेड पर बैठ गया और अपने आप से ही बोला, खुशी कहाँ हो तुम? रजत ने आंखें बंद की तो उसे राजवीर जी के कहे अंतिम शब्द याद आ गई। मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ भेजा था और तुमने उसे। तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे रजत सिंघानिया। रजत ने झट से आंखें खोली और बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। पिछले 2 सालों से वो यही तो कर रहा था, अपने कमरे में बैठकर अपनी और खुशी के फोटो को निहारता और बीती बातों को याद करके इधर उधर घूमना। हफ्ते के 2 दिन शनिवार और रविवार को वो पागल सा हो जाता था। बाकी दिनों एक खड़ूस और घमंडी इंसान बनकर वो दुनिया के सामने रहता था, लेकिन 2 दिन वो अपने कमरे में एक पागल की भांति बिताता था, क्योंकि उसे लगता था जो उसने किया है उसकी यही सजा है। रजत अपने कमरे में घूम ही रहा था, जूही उसके कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई। उसने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। जूही ने लिफाफे को टेबल पर रखकर कहा, रजत, इसमें बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें हैं, बस एक बार तुम हाँ कर दो। यकीन करो तुम आगे की जिंदगी खुशी से जी लोगे। रजत ने जूही को नहीं देखा। वो खुशी की एक तस्वीर के पास खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, मुझे खुश ही तो नहीं होना है। अपने आप को सजा देना चाहता हूँ उस गुनाह की जो मैंने किया है, वो गुनाह जिसे करने की मैंने सोचा तक नहीं था। मेरा गुस्सा मुझे खा गया और मैं वो सब कर बैठा जो नहीं होना चाहिए था। जूही ने लंबी सांस ली और बोली, मुझे लगता है एक बार तुम्हें जयपुर फिर जाना चाहिए। यहाँ तो तुमने उसे बहुत ढूंढ लिया, मैं मानती हूँ। जयपुर में भी ढूंढा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो यहाँ ना होकर किसी दूसरे शहर में होगी। रजत ने एक बार फिर हाथ बांधे खुशी को देखते हुए ही कहा, क्योंकि तुम्हारा पति उसे ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है और उसने कहा है वो पूरा शहर देख चुका है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं है। जूही ने रजत को हैरानी से देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है रजत, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है तुमसे, बाकी तुम्हारी मर्जी। जूही चली गई तो रजत ने अपना फ़ोन लिया और जयपुर के लिए फ़्लाइट बुक कर ली। आज तक वो यही तो कर रहा था। कोई भी उसे ये कहता कि खुशी वहाँ मिल सकती थी, वो वहीं जाकर उसे ढूंढता, लेकिन उसे उदासी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आज एक बार फिर वो जूही के कहने पर जयपुर जा रहा था। जयपुर खुशी खेतों के बीच बनी टूटी फूटी सड़क पर चल रही थी। उसने हल्की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। पतली होने के कारण वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखा था और अपने चेहरे को भी आधा ढक रखा था। उसके एक हाथ में टिफिन था तो दूसरे हाथ से उसने पल्लू को पकड़ा हुआ था। खुशी चलते चलते एक खेत में आ गई थी, जहाँ एक औरत और एक लड़का काम कर रहे थे। खुशी को देखकर दोनों खेत से बाहर आ गए तो खुशी खेत में लगे एक बड़े से पेड़ की ओर बढ़ गई। वो दोनों भी खुशी के पीछे पीछे पेड़ की छांव में आकर बैठ गए तो खुशी ने दोनों के हाथ धुलवाए और उन्हें टिफिन देते हुए बोली, और कितना बचा है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खाना खाने लगे। औरत ने कहा, बस 1 घंटे का और बचा है शायद। खुशी ने गर्दन हिलाई तो औरत ने खुद के लिए खाना एक अलग बर्तन में डाल लिया और उसे खुशी के सामने रखकर बोली, मुझे पता है बेटा, तूने भी नहीं खाया होगा, खा। खुशी ने हामी भरी और खाना खाने लगी तो लड़के ने खाते हुए कहा, राशि? खुशी, हाँ। उसको स्कूल भेज दिया? बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है आपने उसे, बात ही नहीं मानती मेरी तो।
हर बार डांट कर समझाना पड़ता है। लड़का कुछ बोलने वाला ही था कि औरत ने कहा, हाँ राज, बच्चों को हद से ज़्यादा दिया गया प्यार भी खतरनाक होता है। बेटा। राज, कुछ नहीं माँ, वो बेटी है मेरी, आप मुझे उसे प्यार करने से रोक नहीं सकती हैं। राज की बात सुनकर खुशी और राज की माँ मंजू जी दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद खुशी ने टिफिन फिर से बंद किया। वो राज और मंजू जी के साथ खेत में काम करने के लिए पड़ी ही थी कि मंजू जी ने खुशी को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आज तक काम करवाया है जो तुम पीछे पीछे चल देती हो। जाओ, घर जाकर आराम करो। राज ने एक नज़र देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। खुशी ने मुंह लटकाकर कहा, लेकिन मैं। मंजू जी, तुम अभी घर जाओगी या फिर वहां जाकर बैठ जाओ? खुशी ने मंजू जी की बात मानी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलती हुई खुशी के पास से एक कार गुजरी, जिसे देख खुशी कुछ पल के लिए रुक गई। खुशी का दिल घबरा गया। उस कार को देखकर खुशी को ऐसा लगा मानो रजत ही आ गया हो। रजत का ख्याल जैसे ही उसके चेहरे में आया, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके हाथ पैर फूल गए और उसके हाथ में पकड़ा टिफिन गिर गया। लेकिन जब वो कार दूर चली गई तो खुशी ने अपने आप को संभाला और कांपते हाथों से टिफिन को उठाया और धीरे धीरे चलने लगी। बहुत मुश्किल से खुशी घर पहुंची। उसने टिफिन को एक ओर फेंक दिया और सीधे अपने कमरे में आ गई। खुशी ने कमरे को बंद कर लिया और बुरी तरह से कांपने लगी। उसने अपने आप को संभालना सीख लिया था, इसीलिए उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया। उसका हाथ बहुत जोरों से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने गिलास में पानी डालने की कोशिश करी, जिससे आधा पानी बाहर गिरा और कुछ गिलास में गिरा। खुशी ने पानी पिया और अपने आप से बोली, कुछ नहीं होगा, वो यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा करते करते खुशी ने खुद को संभालने की कोशिश करी, लेकिन जब उसे अपने आप पर नियंत्रण नहीं हुआ तो उसने नींद की गोलियां खाई जो कि डॉक्टर के द्वारा उसे दी गई थी, और वो सो गई। रजत जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। आपका ये गुस्सा आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। प्लीज गुस्सा मत किया कीजिए। खुशी ने रजत को समझाते हुए कहा था, लेकिन रजत पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके उलट रजत ने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे एक और धक्का दे दिया, जिससे खुशी लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गई। इसी के साथ खुशी की आंखें खुल गई। वो उठकर बैठ गई। डॉक्टर की दी हुई गोली खाकर वो कुछ देर के लिए सो गई थी, लेकिन रजत आज भी उसे सपनों में अकेले नहीं छोड़ता था। असलियत में वो भले ही रजत से दूर हो गई हो, लेकिन उसके लिए एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन वो उसे याद न करे या फिर उसे अपने सपनों में न देखे। खुशी ने अपने मुंह पर हाथ फेरकर आंखों में आए हल्के आंसुओं को पोंछा और उठकर बाहर आ गई। दोपहर के 2 बज चुके थे। राज और मंजू जी आ चुके थे। मंजू जी अपने कमरे में सोई हुई थी और राज बाहर ही हॉल में लगे बेड पर सो रहा था। चूंकि राशि के स्कूल से वापस आने का समय हो गया था तो खुशी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में राशि की स्कूल बस आई और राशि बस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बैंडेज लगा था, जिसे देख खुशी थोड़ी घबरा कर कंडक्टर से बोली, ये मेरी बेटी को क्या हुआ है? कंडक्टर ने राशि को एक नज़र देख फिर खुशी को देखते हुए कहा, मैडम, आपकी बच्ची को गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं देखती है। एक लड़की को पीट कर आई है, हालांकि गलती उस बच्चे की थी। लोग अपने बच्चे को समझाएं कि गुस्सा ना करे। खुशी आगे कुछ नहीं बोली। उसने एक नज़र राशि को देखा और एक हाथ में उसका बैग लिया और दूसरे हाथ से राशि का हाथ पकड़कर उसे बस से उतार कर अंदर ले आई। राशि खुशी के साथ चलते हुए बोली, मम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। खुशी ने कुछ नहीं कहा। वो राशि को अंदर ले आई और उसका हाथ छोड़कर बैग को एक ओर रख दिया। तब तक राज भी उठकर पानी पीने लगा था। जब राज ने खुशी को देखा तो वो पानी पिए बिना ही राशि के पास आकर उसके सिर पर लगी चोट को देखकर बोला, ये कैसे हुआ? राशि ने अपनी चोट पर हल्की सी उंगली रखकर कहा, अरे यार,
ये तो बस मेरा एक वार खाली चला गया था, उसी की वजह से चोट लग गई। राशु, तुम आज फिर किसी से झगड़ा कर कर आई हो, राज ने आंखें दिखाते हुए कहा। राशि पर राज की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो डाइनिंग टेबल के पास जाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। राज भी उसके पास आकर बैठ गया और उसे समझाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि खुशी एक प्लेट में खाना लेकर आई और उसे जोर से राशि के सामने रखते हुए बोली, हाथ मुंह धोकर खाना खा लेना, और जिस दिन आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाएंगी उसी दिन मुझसे बात करना। खुशी यह कहकर जाने लगी, लेकिन तभी राशि ने अपने छोटे छोटे हाथों से खुशी के साड़ी का पल्लू पकड़कर कहा, ऐसा ना करो ना मम्मा, हम आपके बिना कहाँ जाएंगे। खुशी ने उदासी से राज की ओर देखकर कहा, ये सब आपका किया हुआ है, छोटी सी है ये, लेकिन देखिए कितना बोलती है, मारपीट करके आती है। मैंने कहा था ना आपसे, ज़्यादा लाड प्यार मत दीजिए इसे। राज ने पलक झपकाकर कहा, आप बेवजह टेंशन ले रही हैं, अभी वो बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। खुशी, बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। मैं मानती हूँ आप इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका ये प्यार इसे जिद्दी और गुस्सैल बनाता जा रहा है। राज ने खुशी को थोड़ा घूर कर देखते हुए कहा। खुशी, ज़्यादा सोचना बंद करो। इसके बाद खुशी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में चली गई। उसने कपड़े चेंज किए और अपना मनपसंद नॉवेल लेकर बैठ गई। राज ने राशि को हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए कहा, तो राशि ने उसकी बात मानकर खाना खा लिया। चूंकि राशि ने स्कूल यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया था, तो वो खुशी के कमरे में आई और बोली, मम्मा, मैं कौन से कपड़े पहनूं? खुशी ने राशि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो राशि ने कंधे उचकाए और एक ही शर्ट निकाल कर उसे खुद पहनने लगी। चूंकि उसे खुद कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे परेशानी हो रही थी। खुशी का ध्यान नॉवेल में ना होकर अब राशि पर ही था। जब उसे लगा कि राशि परेशान हो रही है, तो वो उठी और बिना कुछ बोले उसे कपड़े पहनाने लगी। राशि ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, मम्मा, वो लड़का है ना, राज के बारे में बोल रहा था कि राज तो डरपोक है, वो सबसे डरता रहता है और बस 2 दिनों के लिए ही घर आता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अब आप ही बताओ, मैं राज के खिलाफ कुछ कैसे सुन सकती थी भला। खुशी ने राशि के गाल पर एक थप्पड़ लगाकर कहा, वो आपका दोस्त लगता है या आपका बेटा लगता है जो आप उसे राज बोलती हैं। खुशी ने जैसे ही राशि को थप्पड़ लगाया, राशि जोर जोर से रोने लगी, जिससे राज और मंजू जी दोनों उसके कमरे में बाहर आकर खड़े हो गई। मंजू जी अंदर आई और राशि को गोद में उठाकर गुस्से से और हैरानी से बोली, खुशी, तुमने राशि पर हाथ क्यों उठाया? आज तक मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा कि तुमने राशि को डांटा भी हो। आज क्या हो गया ऐसा? खुशी ने राशि के कपड़ों को समेटते हुए कहा, आप दोनों ने इसे सिर पर चढ़ाकर रखा है, बहुत बोलने लगी है ये, छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखती है ये। मंजू जी राशि को बाहर ले गई और राज को देकर वापस आ गई। तब तक खुशी ने राशि के कपड़ों को रख दिया था और फिर से अपना नॉवेल पढ़ने के लिए बैठ गई। मंजू जी, क्या बात है खुशी बेटा, आज से पहले मैंने तुम्हें इतने गुस्से और ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा, आज ऐसा क्या हो गया? खुशी ने नॉवेल एक और रखा और मंजू जी का हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे अतीत के कुछ पल याद आ गए थे, जिससे मैंने ये सब कर दिया। मंजू जी, देखो बेटा, हम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और अब तो जानना भी नहीं है। तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हमेशा रहोगी। जब मुझे अपने बेटे को खोने का डर सता रहा था, तब तुमने आकर ही उसे जीने की नई उम्मीद दी थी। अब वो जीना चाहता है, राशि के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। इसीलिए जो भी बात हो बस बता देना, वो सब संभाल लेगा, इतना तो तुम जान गई हो ना उसे। खुशी ने सिर हिलाया तो मंजू जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बाहर आ गई। राज ने राशि को चुप करा दिया था, लेकिन वो खुशी पर गुस्सा था। उसने मंजू जी को गुस्से से देखा तो मंजू जी ने पलक झपकाकर राज को समझाया। राज ने गुस्से को खत्म किया और राशि से बात करने लगा। राशि अब
रो नहीं रही थी लेकिन कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो राज ने शाम को बाहर ले जाने के लिए कहा, जिससे राशि का चेहरा खिल गया। तो राज ने उसे अभी सोने के लिए कह दिया। राशि ने भी हामी भरी और राज के बेड पर ही लेट गई। मंजू जी अपने कामों में लग गई और राज भी अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। रजत जयपुर आ चुका था। जयपुर की जानी पहचानी सड़कों पर वो कार में पीछे की सीट पर बैठा जाते हुए दुकानों और घरों को देख रहा था। उसका मकसद आज भी वही था जो 7 सालों से था, खुशी को ढूंढना। रजत ने आंखें बंद करी तो अस्त व्यस्त साड़ी में लिपटी रात के अंधेरे में सड़क पर चलती हुई खुशी दिखाई दी। अचानक एक कार ने आकर खुशी को टक्कर मारी तो रजत की आंखें खुल गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली, ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे रजत थोड़ा आगे झुक गया। उसने ड्राइवर को देखा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ड्राइवर उसे उसके घर ले आया। कार से उतरकर रजत घर में आया, जो अब सुनसान था। रोशनी आज भी वहीं रहती थी, इसीलिए उस बड़े से घर में कुछ कमरों में ही साफ सफाई हो रखी थी। आज रोशनी यहाँ नहीं थी, शायद बाहर कुछ काम से गई होगी। ऐसा सोचकर रजत अपने कमरे की ओर बढ़ा ही था कि उसकी नज़र दादा की हार लगी फोटो पर गई। रजत को लगा जैसे दादाजी उसे कह रहे हों, तू कोई रिश्ता नहीं संभाल पाया, यही सजा है तेरी, अकेले रहने की सजा, किसी के लायक नहीं है तू। रजत ने अपना सिर झुकाया और अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा आज भी वैसा ही था जैसा वो और खुशी छोड़कर गए थे। एक भी वस्तु नहीं बदली गई थी। आज भी खुशी के कपड़े उस कबर्ड में सजे हुए थे जैसे कि पहले हुआ करते थे। ऐसा लगता था जैसे रोशनी और रजत दोनों ही खुशी के आने की राह देख रहे थे और उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन वो जरूर आएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खुशी उन सबसे इतनी दूर चली गई है कि जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। रजत बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसे घर पहुंचते हुए शाम हो चुकी थी, इसलिए यहाँ का मौसम थोड़ा सा खुशनुमा था। रजत ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके बोला, मैं वापस आ गया हूँ। खुशी को ढूंढने में तुम लोगों की हेल्प चाहिए। सामने से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रजत ने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन उसने फिर से फ़ोन नहीं किया। कुछ पल बाद ही उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो रजत दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर 3 लड़के खड़े थे, जिनमें से एक जॉली था। रजत ने जॉली को खाली आंखों से देखकर कहा, मुझे माफ़ कर देना। रजत की आंखें झुक गई। जब रजत ने जॉली के सामने अपनी आंखों को झुकाया तो जॉली झट से रजत के गले लग गया। 7 सालों में जॉली भी अच्छा दिखने लगा था। वो यहाँ रजत का काम देखता था, इसीलिए उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो गई थी। जॉली ने रजत के गले लगे हुए ही कहा, वो मिल जाएगी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया हो। यहाँ मैंने हर जगह देखा, अपने आदमियों को लगाया हुआ है। लेकिन जॉली कहते कहते रुक गया तो रजत ने उसे खुद से अलग करके कहा, और यहाँ का काम कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना? जॉली, हाँ, काम तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। रजत ने हामी भरी तो जॉली ने अपने साथ आए एक लड़के से कोई फाइल ली और रजत को देखते हुए बोला, ये फाइल पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। रजत ने हामी भरी तो जॉली ने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं रुक जाऊं, जब तक आप यहाँ रहें तब तक। रजत ने अंदर की ओर जाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जॉली रजत को ऐसी हालत में देख हैरान रह गया था। अपनी हर बात को ऊपर रखने वाला इंसान आज बिना किसी बहस के चला गया था। हमेशा नजरें ऊपर करके चलने वाला रजत आज जॉली के सामने नजरों को नीचे किए हुए था। जॉली ने खुद से ही कहा, खुशी दी, कहाँ हो आप? अगर और आप नहीं आई तो शायद। रजत सर, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, आपको आना ही होगा दी। राज राशि को लेकर खेतों की ओर घूमने चला गया हुआ था। तभी उसके पास फोन आया। सामने से किसी ने कहा, सर आपका कॉन्ट्रैक्ट रजत सर के पास पहुंचा दिया है, वो आज ही आए हैं, कल तक फाइनल हो जाएगा। राज ने हाँ कहा और फोन रख दिया तो राशि बोली, किसका फोन था? राज,
एक कॉन्ट्रैक्ट के सिले में था, कल शाम को निकलना होगा। राशि ने लंबी सांस लेकर कहा, ओह नहीं, मतलब फिर से 5 दिन तक उस बोरिंग से घर में रहना पड़ेगा। राज मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। राज अपने जयपुर वाले घर में आ गया। राज एक सीधा साधा, शरीफ और ईमानदार आदमी था। वो एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी अकेले नहीं रहता था। उसकी जिंदगी की भी एक अलग ही कहानी थी। सब कुछ तो खो दिया था उसने। जब उसके जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी, तब खुशी उसकी जिंदगी में एक हल्की सी उम्मीद बनकर आई थी। और अब खुशी और राशि ही उसके जीने की एकमात्र उम्मीद थी। वो हफ्ते के 5 दिन जयपुर शहर में बिताता था। बाकी 2 दिन अपने गांव जाकर माँ की खेतों में मदद और राशि के साथ वक्त बिताया करता था। राज अपने घर में बैठा एक फोटो को बड़े गौर से देख रहा था, जिसमें एक लड़की की हंसती हुई फोटो थी। राज ने उसे देखते हुए ही कहा, काश आज तुम यहाँ होती श्रेया। तुम नहीं जानती मैं कितना बेबस हूँ जीने के लिए। तुम अपने साथ साथ मेरे जीने की उम्मीद भी ले गई हो। सब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन मैं आज तक आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। राज अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसके पास फ़ोन आया और सामने से कहा गया, सर, रजत सिंघानिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी जयपुर ही आए हुए हैं। राज ने हामी भरी और फ़ोन रखकर तैयार होकर रजत से मिलने के लिए निकल गया। खुशी अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तभी राशि आकर उसे लिपट कर बोली, सॉरी ना मम्मा, आप इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रही हो? आपके बिना मैं किससे बात करूं? मंजू भी अपने काम में लगी हुई है। खुशी ने राजी के गाल पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन तभी उसे उसकी चोट दिखाई दी तो खुशी ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से अपना गुस्सा नहीं करेगी। राशि ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से खुद के गले को पकड़कर कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी। राशि के छोटे और मासूम से चेहरे को देख खुशी मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो अब पढ़ाई करो, आओ आपको पढ़ाती हूँ। राशि ने अपने ऊपर वाले होठ को ऊपर करके कहा, इसीलिए थोड़ी कहा था बात करने को, आप तो पढ़ाई करवाने लग जाओगी। खुशी, और क्या करना चाहती हैं आप? राशि ने खुशी का दुपट्टा खींचते हुए कहा, मुझे खेलना है। रात चले जाते हैं तब मैं अकेली हो जाती हूँ, कोई खेलने के लिए ही नहीं होता है। खुशी ने राशि के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो तो फिर आज हम दोनों खेलते हैं। खुशी की बात सुनकर राशि के छोटे से चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई तो दोनों खेलने चली गईं। राज रजत से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया तो उसे पता चला कि रजत ऑफिस नहीं आकर घर पर ही उससे मिलना चाहता है, लेकिन राज रजत का घर नहीं जानता था, इसीलिए जॉली उसे रजत के घर ले आया। राज जैसे ही रजत के घर में आया, सबसे पहले उसे रोशनी दिखाई दी, लेकिन रोशनी ने उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जॉली राज को अंदर ले जाते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ आपको तकलीफ़ दी, लेकिन रजत सर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वो ऑफिस नहीं आ पाए। राज ने कोई बात नहीं कहा और जॉली के पीछे पीछे चलने लगा। जॉली ने उसे गेस्ट रूम में बिठाया। तभी रजत भी आ गया। रजत को देखकर राज खड़ा होकर उसका अभिवादन करने लगा तो रजत ने भी मुस्कुराकर राज से हाथ मिलाया तो रजत ने उसे इशारे से बैठने को कहा। राज बैठ गया तो रजत अपने सोफे पर बैठते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ आपको यहाँ तक आना पड़ा। राज ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं रजत साहब, इसमें तकलीफ़ कैसी, वैसे भी मैं आपसे पर्सनली मिलना चाह रहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। रजत ने कुछ नहीं कहा तो राज ने आगे कहा, मैंने आपको बहुत पहले देखा था, एक मीटिंग के दौरान। उस वक्त तो आप अच्छे खासे दिखते थे। ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने आप को ऐसे गम में डुबो दिया? रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, बस कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ना तो उसे सह सकते हैं और ना किसी से कुछ कह सकते हैं। कुछ गलतियों की सजा हमें जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। रजत की बात सुनकर राज ने आगे कुछ नहीं कहा। वो उससे काम की बात करने लगा। लगभग 1 घंटे तक दोनों ने बातचीत की। इसी दौरान जॉली ने राज को
चाय सर्व कर दी थी। जब दोनों की बातें खत्म हो गई तो राज ने चलने के लिए कहा। रजत ने भी हामी भरी और राज के साथ चलने लगा। राज ने चलते हुए ही रजत से कहा, क्या आपने अभी तक शादी नहीं करी है? आपका इतना बड़ा घर है, एक दो कमरों को छोड़कर सब बंद पड़े हैं। रजत ने उदासी से हंसते हुए कहा, प्यार भी किया और शादी भी की, लेकिन मैं दोनों ही निभा नहीं पाया। रिश्ते संभाले ही नहीं गए, इसीलिए आज अकेला रह गया। राज, मतलब आपकी वाइफ छोड़कर चली गई आपको? राज ने ये कह तो दिया, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया। लेकिन जब रजत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो राज ने आगे कहा, मेरा मतलब मिसेस सिंघानिया दिखाई नहीं दे रही। रजत ने उदासी से कहा, सही कहा तुमने, वो मुझे छोड़कर चली गई हैं, लेकिन करती भी क्या? मुझ जैसे इंसान के साथ कोई रह भी कैसे सकता है? मैं अकेले रहने के लायक ही हूँ। राज, अरे नहीं सर, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। वो कहते हैं ना, अगर आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हो तो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपका प्यार सच्चा और पवित्र है तो मिसेस सिंघानिया आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रजत ने गर्दन हिलाई तो राज ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, चलता हूँ सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रजत ने हामी भरी तो राज चला गया। रजत भी अपने रूम में खुशी की यादों के पास आ गया। अगले दिन राशि के स्कूल की छुट्टी थी तो वो सुबह से बोर हो रही थी। प्रत्येक रविवार के दिन जब राज घर नहीं होता था तो वो बोर ही होती, इसीलिए राशि ने राज को फ़ोन लगाकर कहा कि उसे उसकी याद आ रही है। राशि कहकर रोने लगी तो राज परेशान होकर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। खुशी ने जब राशि को फ़ोन पर रोते हुए देखा तो उसने राशि के हाथ से फ़ोन छीनकर कहा, आपको पता है ना ये कितनी नौटंकी करती है? आप इसकी बातों में आ जाते हैं। बहुत चालाक होती जा रही है ये। आपके प्यार के दुष्प्रभाव हैं ये। राज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, खुशी जी, आपसे कुछ कहना था। खुशी ने शांति से कहा, जी कहिए। राज, मुझे यहाँ बहुत काम है, लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप तीनों कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए। वैसे भी आप आई हैं, तब से कहीं बाहर गई नहीं हैं। राज की बात सुनकर खुशी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, राज जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, आंटी जी ने बुलाया है। ये कहकर खुशी ने फ़ोन रख दिया और सीधे अपने कमरे में आ गई। उसे शहर तो कभी जाना ही नहीं था, क्योंकि उस शहर में रजत और उसकी यादें थी। खुशी उसे हमेशा के लिए भूलना चाहती थी, क्योंकि जो निर्णय उसने लिया था वो उस पर अडिग रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रजत फिर कभी उसके सामने आए, और वो ये जानती थी कि अगर वो शहर गई तो रजत उसे ढूंढ ही लेगा। लेकिन वो राज को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतने दिनों में राज ने पहली बार उससे कुछ कहा था, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। राज ने आज तक उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, इसीलिए खुशी को उसकी बात तो माननी ही थी। अजीब सी कसम में फंस गई थी खुशी। इधर खुशी के जाते ही राशि ने फिर से राज को फ़ोन लगा दिया और उससे बात करते हुए बोली, राज, आप आ रहे हैं ना? देखो ना, मम्मा मेरे साथ खेलती ही नहीं है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है अब आपको मेरे पास आना चाहिए। जाकर आपकी मम्मा को मनाओ यहाँ आने के लिए। मैं गाड़ी भेजता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाइए। राशि खुशी से चहकती हुई बोली, क्या सच में? मैं अभी जाती हूँ मम्मा को मनाने। राशि ने फ़ोन को कट किए बिना ही बेड पर रख दिया और दौड़ती हुई खुशी के पास आई। लेकिन जब उसने खुशी को देखा तो खुशी की आंखों में आंसू थे। खुशी को रोते हुए देख राशि भी रोते हुए बोली, मम्मा, अगर आपको वहाँ नहीं जाना तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप रो मत ना। जब राशि अचानक से खुशी के पास आ गई तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, अरे नहीं बच्चा, मैं रो नहीं रही थी, आंखों में कुछ गिर गया था, हम चलेंगे ना। राशि खुश हो गई। अक्सर जब राशि खुशी को रोते हुए देख लेती तो खुशी हमेशा यही कहती थी कि उसकी आंखों में कुछ गिर गया था।
और राशि हमेशा मान भी लेती थी क्योंकि वो अभी बच्ची थी। राज ने जो गाड़ी उनको लेने के लिए भेजी थी वो घर के बाहर आ चुकी थी। खुशी राशि और मंजू जी के साथ तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी और गाड़ी रवाना हो चुकी थी। 7 साल बाद एक बार फिर खुशी उस शहर में, या यूं कहें अपने शहर में जा रही थी जहां उसका सब कुछ था, जो कि अब ना के बराबर था। हर एक पल खुशी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर भी थी। जयपुर शहर की सड़कों पर चलती हुई कार से खुशी उन सड़कों को देख रही थी जहां सालों पहले वो घूम चुकी थी। वो जल्दी से घर में जाकर कैद हो जाना चाहती थी ताकि कोई उसे देख न सके। इसीलिए उसे राज का घर बहुत दूर लग रहा था। खुशी का सिर बहुत जोरों से दर्द करने लगा था और हल्का सा चक्कर भी आने लगा था। उसने अपने आप को संभाला, लेकिन ज्यादा देर तक वो अपने अंदर उमड़ रहे डर को भी नहीं संभाल सकती थी। और आखिर में जब गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो खुशी को थोड़ी राहत मिली। मंजू जी राशि को लेकर गाड़ी से बाहर आ गई। खुशी भी गाड़ी से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसके शरीर में अब उसे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे इस शहर ने उसकी सारी एनर्जी को निकाल लिया हो। खुशी ने कार को पकड़ रखा था। राज भी उन सबके इंतजार में बाहर ही खड़ा था। राशि मंजू जी की उंगली को छोड़कर राज की ओर दौड़ गई। राज ने उसे गोद में उठाया ही था कि खुशी बेहोश होकर गिर पड़ी। राज और मंजू जी जल्दी से खुशी की ओर दौड़ पड़े। राज ने खुशी को उठाने की कोशिश की, लेकिन खुशी होश में नहीं आई। तो राज उसे अंदर ले आया और डॉक्टर को जल्दी से जल्दी आने के लिए कहा। तब तक राज खुशी के गाल थपथपाकर उसे उठाता रहा। खुशी को ऐसी हालत में देख राशि रोने लगी तो मंजू जी उसे चुप कराने में लग गई और उसे दूसरी ओर लेकर चली गई, क्योंकि अपनी माँ को बेसुध देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी थी। कुछ देर में डॉक्टर आया और उसने खुशी को चेक करके कहा, ये बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन की शिकार है। ज़्यादा सोचने से पूरे शरीर की एनर्जी खिंच जाती है। इसके साथ भी यही हुआ है। मैं कुछ दवाएं देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगी। बस इन्हें जितना हो सके खुश रखिएगा। राज ने गर्दन हिलाई तो डॉक्टर चला गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।